So hello everyone, welcome you all on this platform that is Reputed Galaxy Chemistry Hub। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे थर्मो केमिस्ट्री के बारे में और थर्मो केमिस्ट्री का ये हमारा होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस जो होता है डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर ये सेटिस्फैक्शन एक तरीके से देता है कि हाँ चलो ये करना है, और हो जाने के बाद और भी अच्छा लगता है। तो इसमें जो है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट की, उसके बाद इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हेस लॉ क्या होता है एंड हेस लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं, और जो हमारे बोले तो इंथैल्पी कितने टाइप्स के होते हैं इस चैप्टर के अंदर में, खास करके कितने टाइप्स के हमारे इंथैल्पी है, हीट है, उन उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जनरली हम यहाँ पे हेस लॉ, किरचॉफ्स लॉ को, इन सारी चीज़ों को इस एक तरीके से समझने के लिए इन सारे टर्म्स को समझते हैं। इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो के अंदर तो नहीं, बट हम इसका कुछ जो पार्ट है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लाइक कितने टाइप्स के हमारे इंथैल्पीज हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री हम किसे कहेंगे। The branch of physical chemistry which deals with heat change during the chemical reaction is known as thermochemistry। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर में जो हीट चेंज होता है, उसके लिए हम उसे क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। वो ब्रांच जिसके अंदर में हीट का डिस्कशन हो, स्पेशली केमिकल रिएक्शंस के अंदर में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में, उस ब्रांच को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंदर भी जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ना थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, ये जैसे कि हम लोग इन दोनों टर्म्स को पहले से भी जानते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यहाँ पे भी उसे एक बार और डिस्कस कर लेंगे कि हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, उससे पहले हम बता दें कि आप ये सारी चीजें मैं जो है स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप इन सारी चीजों को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज बहुत ही प्यारा सा नोट्स है, आप चाहे तो इसे लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर, जैसा कि हमें पता है कि हीट रिलीज होती है, इस पे जो है ध्यान देते रहना है कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, और पेज के ऊपर पे ध्यान देते रहना है। जब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो उसमें हमारा हीट रिलीज होता है, चलो ये भाई बढ़िया बात है। हमें पता है, हम एक बहुत ही बायोकेमिकल रिएक्शन को अच्छे से जानते हैं, डेट इज रेस्पिरेशन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में होता है। तो वो रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, उसके अंदर में हीट रिलीज होता है। वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर में हीट ऑब्जर्व होता है, तो हम उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक बोलते हैं जिसके अंदर में हीट ऑब्जर्व होता है। लाइक हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के, जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर में होता है। वहां पे हीट ऑब्जर्व करके प्लांट्स अपना क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो उनका जो होता है एक तरीके से सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी मिल पाती है, वो हीट ऑब्जर्व करने की वजह से मिलती है सनलाइट के थ्रू। तो वो हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, तो ये सबको पता है बिकॉज ये 9th-10th के अंदर में भी डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज ये बेसिक जो है चैप्टर है हमारा, और आप चाहे तो बहुत सारे कंसेप्ट ये जो होते हैं यूज किए जाते हैं हमारे नीट जेई के अंदर में भी। तो हीट रिलीज होता है यहाँ पे, लाइक वुड का कंबशन होना। अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, सॉरी यहाँ पे वुड कंबशन में हीट जो होता है हमारा रिलीज होता है, ये ध्यान में रखना है, मैंने लिख दिया है, बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, उनको नहीं लेना। नाउ अब बात करते हैं हमारा, जैसे कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो कि पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंट्रिंसिक एनर्जी क्या होती है। तो ये हमें पहले से ही पता है कि हर सबस्टेंस के अंदर में क्या होता है, कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट रहता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल या इंट्रिंसिक एनर्जी बोलते हैं।
अगर बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी डिटरमाइंड बट इट्स चेंज कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। जो हमारा होता है इंटरनल एनर्जी का वैल्यू, उसे हम लोग तो डायरेक्टली तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो ये तो नहीं पता लगा सकते, हाँ बट उसके अंदर में चेंजेस क्या हो रहे हैं हम इसका जो है पता लगा सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी को हम डेल यू या डेल ई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में हमारे डेल ई, कुछ बुक्स में डेल यू जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम कंसेप्ट को आगे ले चलते हैं। हमारा डेल ई जैसा कि पता है इज इक्वल टू डेल पी माइनस डेल ई आर होता है। अब डेल ई इज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर होता है, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ईपी। ईपी मतलब कि प्रोडक्ट्स का जो हमारा इंथैल्पी है और हमारा रिएक्टेंट का जो इंथैल्पी है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा जो टोटल इंथैल्पी चेंज है वो पता चल जाएगा। अब इंथैल्पी चेंज टोटल इस थ्रू कैसे पता चलेगा, अगर हम इस इक्वेशन को डिस्कस करें तो जैसे कि पता है कि हम किसी भी अगर लेते हैं, हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं ए, चलिए ये हो गया हमारा ए प्लस में बी इज इक्वल टू सी। अब ये हमारा क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ। हम इसकी बात करें तो ए हमारा क्या है, ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है। इसकी कुछ ना कुछ इसके अंदर में एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, ठीक है। ताकि इसका कुछ मतलब कहने का मतलब कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होगा। और जब यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आया तो इन दोनों को मिल करके हमारा एक प्रोडक्ट बना। तो इन दोनों में से जो प्रोडक्ट बना हमारे, जैसे किसी भी चीज को बनाने में एनर्जी सरप्लस लगती है और उसकी खुद की भी एनर्जी होती है। तो जब खुद की एनर्जी हुई उसकी और जो उसकी सरप्लस एनर्जी हुई और टोटल मिला करके प्रोडक्ट बना, ये तो हमारा सिर्फ रिएक्टेंट का एनर्जी था, रिएक्टेंट का, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट एनर्जी लगा करके और बना। तो एनर्जी लगा करके अब लाइक आप आटा गूंद रहे हो, हम एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल दे रहे हैं। आटा तो है, उसके पास खुद ना खुद एनर्जी तो है भाई, वो बाइंड अप हो जाएगा अगर वाटर डालोगे तो। लेकिन आप ऊपर से तो एनर्जी दे रहे हो ना, प्रेशर दे रहे हो ना। वैसे ही ए प्लस बी हमारा क्या है, आटा है। और जब हम इसको गूंथ के बना रहे हैं, उसका डो बना रहे हैं, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया, उसमें एनर्जी लगा। वैसे ही ये टोटल प्रोडक्ट में एनर्जी लगा तो उसकी एंथैल्पी चेंज को निकालने के लिए हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं। और जिसको माइनस कर देने से हमारा क्या होता है, हमारा टोटल एंथैल्पी चेंज पता चल जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अमाउंट ऑफ जो हमारा हीट ऑब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है रिएक्शन के दौरान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो भी हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये हीट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जा रहा है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन किसका हो रहा है, हीट का, रिलीजमेंट किसका हो रहा है, हीट का। हीट क्या है यहाँ पे, इंथैल्पी। तो ये हो गया हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोले या तो हीट ऑफ रिएक्शन बोले, दोनों सेम बात है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जैसे कि कुछ और पॉइंट्स है। थर्मोकेमिस्ट्री प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉन्ड एनर्जीज। जो हमारे होते हैं ना, अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग बात किसकी करते हैं, जैसे कि हमारा थर्मोकेमिस्ट्री होता है बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है एनर्जीज के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी की पूरी एनर्जी को निकाल लें कि उसमें कितनी एनर्जी लगी, लेकिन हाँ उसमें कितना चेंज हुआ हम इसको पता कर सकते हैं। और इसको कैसे पता करते हैं, हम थर्मोकेमिस्ट्री के थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के थ्रू पता करते हैं। तो ये बात भी क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगी, नोट करते जाइएगा। नाउ व्हेन द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन इन लार्ज अमाउंट एंड it is due to the breaking of new bonds and between the atom and the formation of new bonds। एनर्जी चेंज किसके थ्रू होता है, हमें पता है कि एनर्जी चेंज या तो बॉन्ड के ब्रेकिंग के ड्यूरिंग होता है या तो न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड अगर हो रहा है या फिर ब्रेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड हो रहा है तो हमारा एनर्जी चेंज होता है। अगर ब्रेकिंग हो रहा है यानी टूट रहा है अगर बॉन्ड, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, जैसा कि हमें पहले से पता है, इतना तो 11-12 में जानते हैं हम लोग। और अगर फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि हमारा एनर्जी लग रही है, अब्जॉर्ब होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यूजुअली जो होता है ना हमारा, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इन इंथैल्पी चेंज को, अगर उसके यूनिट्स की बात करें तो हम लोग किलो कैलोरी, कैलोरी, जूल, किलो जूल, इनके टर्म्स के अंडर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हमारे इंथैल्पी चेंज के यूनिट्स को। अगर बात करें किलो कैलोरी का, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 किलो जूल। इन टर्म्स को याद रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज अब जब बात करेंगे ना न्यूमेरिकल्स कैसे, तो डेटा गिवन होता है, बट अगर हमें पहले से ही ये याद हो तो और भी अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे हम इन इक्वेशंस के लिए, अब चलिए ये इक्वेशन जैसे कि हमारा एक नॉर्मल इक्वेशन है CaCO3, अगर इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर इसको देखा जा रहा है इस रिएक्शंस के अंदर, तो ये वापस से इसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो जा रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जा रहा है हमारा। ये प्रोडक्ट दो हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट बोले या प्रोडक्ट बोले, तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन है। लेकिन जब वहीं पे हम इन इक्वेशंस को देखें कि अब यहाँ पे कुछ दूसरे एग्जांपल्स हैं हमारे, H2 प्लस में हाफ O2, ये हमारा दोनों गैसियस स्टेट में है, और मिलाकर के क्या बन जा रहा है, वाटर इन लिक्विड स्टेट। अब इसको बनाने में जो इसका इंथैल्पी लगा, इंथैल्पी चेंज आया, वो हुआ -286 किलो जूल। जैसे कि पता है यूनिट किलो जूल किलो कैलोरी, कैलोरी एंड जूल्स के अंदर में एक्सप्रेस किया जाता है। वैसे ही ये जो इक्वेशन हुआ हमारा ना, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन हुआ, और ये इक्वेशन जो हुआ यहाँ पे एंथैल्पी चेंज का डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन हुआ, तो इसमें कोई बड़ा सा कंसेप्ट नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब ना हम लोग बहुत ही अच्छी चीज के बारे में हम चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही एंटर कर रहे हैं। अब हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल इंटरनली एक्सप्रेस होगा कि होता क्या है थर्मोकेमिस्ट्री। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब हीट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया ना पहले, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें कुछ खास अंतर नहीं है ना। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन रेफर्स टू हीट चेंज, है ना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस रेफर्स टू हीट चेंज ऑब्जर्व और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में जो हमारा हीट चेंज होता है, या तो वो रिलीज हो रहा है या तो ऑब्जर्व हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस चीज को हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, बस यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर लगा दिया जा रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन रेफर्स टू द हीट चेंज आइदर ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड during a chemical reaction at constant pressure is called enthalpy of reaction, और इसे हम लोग del H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या है, प्रेशर अगर सेम रहे रिएक्शन के दौरान, तो वो हमारा होल द रिएक्शन अगर हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है या फिर रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो हमारा प्रेशर सेम रहे, तो वही हो गया हमारा कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में बहुत टाइप्स के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएंगे, खास करके हम इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे टाइप है ना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के, उसमें जैसे कि हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हर जगह स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है क्या एक्चुअल में? स्टैंडर्ड जहाँ पे भी आ रहा है ना, यहाँ जहाँ पे भी आ रहा है स्टैंडर्ड, मैंने यहाँ कहीं पे नोट करके रखा था, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस 180 टेम्परेचर, इतने के अंदर में, इस कंडीशन के अंदर में जो भी हमारे इंथैल्पी चेंज हो रहे हैं, उन्हें हम लोग स्टैंडर्ड बोल देते हैं, उसके आगे स्टैंडर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने बता ही दिया, कहीं लिखा होगा तो आ ही जाएगा। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ तक डिस्कस हो गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, पहला है हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्शन डिटरमाइंड एट 25 डिग्री सी एंड 180 टेम्परेचर इज कॉल्ड आवर स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इसका डिनोशन की बात करें, तो वो डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल एच, इस तरीके से हमारा जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होते हैं जो कि 25 डिग्री सी एंड 180 एम प्रेशर के अंदर में हो रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारा है एग्जांपल, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का हाफ N2 गैस जो है हमारा 3/2H2 गैस के साथ अगर रिएक्ट करता है एलिमेंट के साथ तो ये बना लेता है हमारा NH3 अमोनिया, और इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा इतना होगा इंथैल्पी चेंज। ठीक है, वैसे ही इसका भी दिया हुआ, इसको नोट कर लेना है। द इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, अब इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम। तो इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन हम उसे बोलेंगे जो कि हमारा इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो सम होगा उसे हम लोग बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं ये हुआ हमारा इंथैल्पी H एंड यहाँ पे हुआ हमारा एनर्जी, और उसमें हमारा जो है प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट का सम है? प्रेशर एंड वॉल्यूम का, रिएक्शन के प्रेशर एंड वॉल्यूम का। ये हो जाता है हमारा इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। तो इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना है बिकॉज ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बता ही दिया कि इंटरनल एनर्जी है E एंड P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो चलिए अब उसके बाद हमारा सेकंड है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हुआ, या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वही इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोले या हीट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन बोले, दोनों सेम टर्म हो जाएंगे। इसको बाद में हम बताएंगे काफी अच्छे से बिकॉज दोनों टर्म्स ना अलग अलग बुक के अंदर हो जाते हैं। लाइक मैंने भी पढ़ा तो एसचन के अंदर में कुछ और था, टर्म दिया हुआ था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, उसको भी डिस्कस करते हैं ना। हमारे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता क्या है? तो ये भी कुछ नहीं है, बस उतने ही 25 डिग्री सी एंड 180 टेम्परेचर के अंदर में जब कंबशन किया जाता है ना, और उसके अंदर में जो इंथैल्पी चेंज आता है, इंथैल्पी चेंज उसे हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस एट 25 डिग्री सी एंड 180 टेम्परेचर is said to be what standard enthalpy of combustion or standard heat of combustion। जब भी इंथैल्पी कहीं भी आ रहा है ना टर्म स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो हम यहाँ पे इंथैल्पी की जगह हीट भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इसी को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं इंथैल्पी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन हमारा यही होता है, स्टैंडर्ड हमारा कंडीशन हो जाता है 25 डिग्री सी 180 टेम्परेचर एंड कंबशन हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई होके क्या हुआ, इंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताया है, हीट और ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज निगेटिव। तो हमारा कंबशन जो होता है ना हीट का, वो क्या होता है हमारा ऑलवेज निगेटिव आता है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच सी डिग्री इज आवर कंबशन। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन हमारा इतना होगा इस रिएक्शन के लिए, और इस रिएक्शन के लिए इतना होगा। अब थर्ड आया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो स्टैंडर्ड वर्ड जहां भी आ रहा है 25 डिग्री सी 180 टेम्परेचर। अब न्यूट्रलाइजेशन किसका होता है? किसी रिएक्शन के अंदर बेस एसिड जब भी आते हैं एक साथ तो वहां न्यूट्रलाइजेशन होता है एंड सॉल्ट बनता है, तो यही कंसेप्ट यहाँ भी होगा, कुछ खास नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड in dilute solution at 25 degree C and 180 temperature is said to be what our enthalpy of neutralization और heat of neutralization। यहाँ पे हमारे कुछ रिएक्शंस है एग्जांपल्स में, उन्हें नोट कर लेना है, और ये हुए हमारे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब यहाँ पे असल में ना बात हो रही है इंथैल्पी वगैरह, कुछ समझ में आ रहा है बिकॉज हर जगह स्टैंडर्ड बस कंडीशन लगाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है ना। enthalpy of solution, when 1 mole of a solute is dissolved in sufficient amount of solvent, then that amount of heat evolved or absorbed is called enthalpy of solution। जब हम 1 मोल सॉल्यूट को सफिशियंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं तो उसमें जो हीट चेंज होता है ना, या तो ऑब्जॉर्ब हो या तो रिलीज हो,
तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हीट ऑब्जर्व हो रहा है यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, कूल है। अगर हीट इवॉल्व हो रहा है यानी सॉल्यूशन क्या है हमारा, वार्मर है, यानी कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है इक्वेशंस के थ्रू वो हमारे वार्मर है, वो हमारे रिएक्शन वार्म अप कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, रिलीजमेंट होगा। अगर हीट ऑब्जर्व हो रहा है यानी कि वो कूलर सॉल्यूशन है, कूलर सॉल्यूशन ही ना हीट अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और जो वार्मर होता है वो इवॉल्व करता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये ना कॉन्सेप्ट काफी काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसे डायरेक्टली दिया हुआ है, बाकी सबका तो ऐसे ही, बट ये डायरेक्टली दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा होगा तो इस ब्लर को जो है मैं अपने थ्रू क्लियर कर देती हूँ। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ चेंज इन इंथैल्पी व्हेन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड्स form from its constituent element is called standard enthalpy of formation। और ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर में अगर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, और उस फॉर्मेशन के दौरान जो हमारा इंथैल्पी चेंज हो रहा है, वही हो गया हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि हमारा जो कोई भी रिएक्शन है, चलिए ये हमारे ऊपर ही ये रिएक्शन ले लेते हैं। इस रिएक्शन के जो एलिमेंट्स है, अगर H है अगर K है, इन दोनों के फॉर्मेशन में अलग अलग इंडिविजुअली जो भी हमारा इंथैल्पी चेंज आ रहा है, और स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर अगर इसे लिया जाए तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं अपना स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, डेल एच इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला। और इसे और इन डिटेल करते हैं तो हो जाता है हमारा सी, यहाँ पे रिएक्शन है ना ए, रुकिए इसको लिख लेते हैं, ये छोटा भी है बड़ा भी है, ये सी है, तो ये हमारा एक जनरल सा रिएक्शन है, समझाने के लिए लिया गया है। और अगर इसको हम और फर्दर डिफाइन करते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि टोटल स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा हो जाता है इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला। और इसे फर्दर और डिटेल में लेते हैं तो ये इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा। वैसे ही इस साइड में डी प्रोडक्ट का और माइनस में ये रिएक्टेंट का, ठीक है। इसे नोट कर लेना है। अब यहाँ पे उससे पहले हम कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज इंथैल्पी अंडर थर्मोडायनेमिक्स। हमारा इतना तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये वगैरह फिर भी क्लियर ही होगा, तो ये डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे और इन डिटेल जान लेते हैं। बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन इंथैल्पी क्या है, हालांकि पता है बट फिर भी बार बार भूल जाते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स इंथैल्पी इज मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर में टोटल हीट कितना कंटेंट है उसे मेजर करने के लिए ही हम लोग किसकी बात करते हैं, इंथैल्पी की बात करते हैं, और वही हमारा इंथैल्पी होता है। और इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि इंथैल्पी हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का सम होता है। अब हम जब भी बात करते हैं ना हीट की या एंथैल्पी की तो दोनों सेम हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जैसा कि ऊपर हमने बताया। अब जो हमारा सिक्स्थ जो हमारा टाइप है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, वो है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज
और इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सबस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो सॉलिड सबस्टेंस है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल वो सबस्टेंस, तो उसे हम लोग बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले तो H2O है एंड H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड से, तो वो हमारा क्या हो गया, इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस में आता है, पॉजिटिव में प्लस 5.98 किलो जूल। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज और इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, कोई भी चीज वेपर में कब कन्वर्ट होगा, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तभी तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के 1 मोल ऑफ कोई भी हमारा सबस्टेंस है वो हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड से, उसे ही हम लोग बोल देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लाइक वाटर है, कुछ ना कुछ वो हीट गेन करके और यहाँ पे ये वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है जो कि प्लस 14.65 किलो जूल है। अब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वर्ड को हम लोग पहले से ही जानते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कुछ नहीं होता हमारा, जैसे कि सॉलिड से ना डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वही हमारा हो जाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज और इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो क्या हो जाता है कि इस टेम्परेचर में, मतलब जैसे कि सॉलिड है तो मेल्ट नहीं हुआ, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी ना सब्लिमेशन हम बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले 1 मोल ऑफ कोई हमारा सबस्टेंस, उसे ही बोल देते हैं हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लाइक आयोडीन है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जा रहा है जिसका हमारा इंथैल्पी ऑफ हमारा सब्लिमेशन हुआ प्लस 62.47। अब हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, हीट ऑफ ट्रांजिशन या फिर इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात करते हैं। अब लास्ट ही जा रहा है एंड लास्ट ही है, चलिए। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन इंथैल्पी, it is defined as the change in enthalpy which occurs when 1 mole of a element changes from one allotropic form to another। ये ऐसा टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है जिसमें जो हमारा इंथैल्पी चेंज है किसी 1 मोल सबस्टेंस का, वो उसके 1 एलोट्रोपिक फॉर्म से अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म में आ जाता है, उसी ही बोलते हैं हमारा इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन यानी कि चेंज। ठीक है, लाइक हमारा एस डायमंड है और वो सी एमॉर्फस में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सी एमॉर्फस में जब वो चेंज हो जा रहा है तो ये क्या हुआ, 1 एलोट्रोपिक फॉर्म से अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर में कन्वर्जन हुआ। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ कोई सबस्टेंस अगर अनदर में चेंज हो जा रहा है तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं हमारा इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, बिकॉज ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे कोई सल्फर मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में चेंज हो जा रहा है तो उसका ये हुआ इंथैल्पी ऑफ हमारा ट्रांजिशन। और व्हाइट से फॉस्फोरस, व्हाइट से फॉस्फोरस रेड में चेंज हो जा रहा है तो वो हो गया हमारा इंथैल्पी ऑफ हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये आई थिंक इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। फर्दर हम लोग हेस लॉ और हेस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट में वीडियो में बात करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ बाय बाय टू यू ऑल।